हेलो ट्वेल्थ क्लास, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि काफ़ी अच्छे होंगे। तो चलिए, आज का जो ये सेशन होने वाला है आपका, वो होने वाला है ट्वेल्थ क्लास का ज्योग्राफी का। ये पहला चैप्टर है, विश्व जनसंख्या वितरण और घनत्व और वृद्धि। विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि के बारे में आज जानेंगे। तो चलिए, मैं अमित कुमार आपको आज मैं इस पूरे चैप्टर का एक अच्छा सा वर्णन करने के लिए जा रहा हूँ। मैं बिल्कुल इस चैप्टर को आपको बिल्कुल आसान भाषा में बेहतर तरीक़ा से समझाने का बिल्कुल जिम्मा लेता हूँ। तो चलिए देखते हैं सीधे प्रश्न नहीं, सीधा जो भी है चैप्टर में, उन चैप्टर को देखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, यहाँ पे आप बुक को देखेंगे और बुक में जितनी भी बातें हैं उन सभी बातों को बिल्कुल अच्छी तरह से देखना है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ से आपका जो लाइन बाय लाइन बुक का टॉपिक शुरू होता है, जहाँ से शुरू होता है हम उसे जानने का कोशिश करते हैं। कहता है, किसी देश के निवासी ही उसके वास्तविक धन होते हैं। आप इस बात को समझिए कि कोई भी देश क्यों ना हो, कोई भी देश हो, भारत हो, अमेरिका हो, जापान हो, चीन हो, इन सभी देशों का जो वास्तविक संपत्ति है, जो वास्तविक उसका धन है, वो क्या है, उसका उस देश के निवासी हैं, अर्थात उस देश के मानव हैं, उस देश में निवास करने वाले व्यक्ति हैं। कहता है, यही लोग वास्तविक संसाधन हैं। अगर बात करें संसाधन की, तो मानव खुद एक संसाधन है और मानव संसाधन बनाता भी है और मानव इस संसाधन का उपयोग भी करता है। ये बात आप भली भांति जानते होंगे अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले 10th क्लास में ये सारे चीज़ों को आप संसाधन के बारे में जानते होंगे। कहता है, जो देश के अन्य संसाधनों का उपयोग करते हैं और उनकी नीतियाँ निर्धारित करते हैं। मतलब संसाधन का उपयोग कौन करेगा। अब देखिए, संसाधन का अगर उपयोग की बात करें तो उपयोग कौन करेगा, जनता ही करेगा। देश के निवासी ही करेंगे। मेरे देश का संसाधन है तो संसाधन का उपयोग मैं ही करूँगा। जिस देश का संसाधन है उसी देश का नागरिक उस संसाधन का उपयोग करते हैं। ये बिल्कुल आप क्लियर है। कहता, और उनकी नीतियाँ निर्धारित करते हैं। अब संसाधन को किस तरह से उपयोग करना है, कहाँ उपयोग करना है, उससे संबंधित जितनी भी नीतियाँ हैं, किस तरह से उपयोग करना है, तो ये सारी नीतियों का निर्धारण कौन करता है, उस देश के जनता ही करता है। फिर कहता है, अंततः एक देश की पहचान उनके लोगों से होती है। अब आपका पहचान भारत देश से है तो भारत का पहचान भी आपसे है। आप भारत की सांस्कृतिक सभ्यता को बचा के रखते हैं, तो ये आप अपने देश की पहचान को बना के रखे हैं, बचा करके रखे हैं। देश की पहचान बनाना, देश की पहचान को बचाए रखना, ये जनता का मुख्य कर्तव्य भी है। चलिए आगे कहता है, यह जानना आवश्यक है कि यह जानना बिल्कुल आवश्यक है कि किसी देश में कितनी स्त्रियां और पुरुष हैं, कितनी स्त्रियां हैं और कितने पुरुष हैं, ये बात जानना आवश्यक है कि आज भारत है, चीन है, जापान है, अमेरिका है, जितने भी देश हैं, उन देश में कितनी स्त्रियां, महिला है और कितने पुरुष हैं, इसे जानना अनिवार्य है। चलिए आगे कहता है आपका, प्रतिवर्ष कितने बच्चे जन्म लेते हैं। इन प्रश्नों को भी देखना है। प्रत्येक वर्ष कितने बच्चे जन्म लेते हैं, कितने लोगों की मृत्यु होती है, ये बात भी जानना जरूरी है। और कैसे मृत्यु होती है, कैसे मृत्यु होती है, आखिर मृत्यु दर इतना कम है या अधिक है, तो ये क्यों है, कैसे है, किस क्षेत्र में अधिक मृत्यु दर पाया जाता है, किस क्षेत्र में कम मृत्यु दर पाया जाता है, इन सबों को देखना है। आगे कहता है, क्या वे नगरों में रहते हैं। जो जनसंख्या है वो कहाँ निवास करते हैं, ये भी जानना आपको। जैसे आप निवास करते हैं, आप या तो गांव से हो सकते हैं या शहर से हो सकते हैं, या फिर आप किसी ऐसे ताल्लुकात से संबंध रखते हैं, ऐसी जगह से संबंध रखते हैं जो काफ़ी मतलब सुविधा की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, या आप बहुत ज़्यादा सुविधा युक्त वाले क्षेत्र में रहते हैं। तो नगरों के बारे में जानना है, गाँव के बारे में जानना है, अथवा गाँव में रहते हैं, नगर में रहते हैं अथवा गाँव में रहते हैं, ये सारे बातों को जानना है इस चैप्टर के अंदर।
अब ये भी जानना है कि क्या वो पढ़ और लिख सकते हैं कि नहीं सकते हैं, मतलब देश की कुल कितनी आबादी है जो शिक्षित है या शिक्षित नहीं है, इन सब को देखना है, तथा वो क्या काम करते हैं। अब अगर आप शिक्षित हैं तो काम को भी देखेंगे, कोई ना कोई काम करेंगे, जीवन यापन करने के लिए काम तो करना पड़ता है, ये तो आपका कर्तव्य है कि आप जीवन यापन करने के लिए कोई ना कोई काम देखना पड़ता है, वो करना पड़ता है, स्वाभाविक है, और काम करना भी चाहिए। तो वो देश की जो मैक्सिमम जनसंख्या है, अधिक से अधिक जनसंख्या, वो किस काम में लगे हुए हैं, इनको भी देखना है। कहता है यही वे तथ्य हैं जिनके बारे में हम इस इकाई में अध्ययन करेंगे। मतलब इसमें मुख्य रूप से जनसंख्या के बारे में अध्ययन करना है, लोगों के बारे में अध्ययन करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है 21वीं शताब्दी। देखिए 21वीं शताब्दी में आपको शताब्दी क्लियर कर दूं। देखिए शताब्दी जो होता है वो 100 साल में एक होता है। 100 साल के ईयर को जैसे सेंचुरी ईयर कहिए, 100 साल को एक शताब्दी मानते हैं। और शताब्दी जो है आपका ये 2024 चल रहा है, तो इस हिसाब से 2000 देखें तो ये 21वीं शताब्दी है। कौन सी शताब्दी है? 21वीं शताब्दी है। तो बात इसी शताब्दी की कर रहा है, 2000 वाला का। कहता 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या 600 करोड़ से अधिक दर्ज की गई थी। अब ये बात याद रखेंगे कि 21वीं शताब्दी में जो विश्व की जनसंख्या थे, पूरे विश्व की जनसंख्या जो थी वो कितना 600 अरब से करोड़ 600 करोड़ से अधिक दर्ज की गई थी, इससे अधिक थी। यहाँ हम जनसंख्या के वितरण और घनत्व के प्रतिरूपों की विवेचना करेंगे। मतलब इस चैप्टर में आपको जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या वितरण किस तरह से है उसको आपको देखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप थोड़ा सा इस फिगर पे ध्यान देंगे, देखेंगे यहाँ लोगों का भीड़ खचाखच है एकदम। यहाँ आप जरा गौर से देखिएगा तो आपको दिख रहा है ऐसे कीड़े मकोड़ों की तरह लोग हैं। बिल्कुल ये जो आप लोग देख रहे हैं ये किसी न किसी क्षेत्र का होगा, जैसे लग रहा है किसी मेला का भीड़ है। तो यहाँ पे काफ़ी जनसंख्या है, आप देख रहे हैं काफ़ी लोग हैं। आखिर इतने लोग जो हैं ये कहाँ से आए? ये जो आए हैं कहाँ से आए हैं? क्या ये इसी क्षेत्र के निवासी हैं या किसी अन्य क्षेत्र के निवासी हैं? आप इसको ऐसे समझिए कि आप अपने गांव में, आप अपने गांव के मेला में सबसे ज़्यादा जनसंख्या को देखते हैं। जब भी मेला होता है या बाज़ार जाते हैं तो वहाँ पे आप बहुत सारे लोगों को देखते हैं, बहुत सारे नए नए लोगों को देखते हैं। तो वहाँ पे आप एक चीज़ देखिए कि आखिर ये जनसंख्या इतना यहाँ पे क्यों है? किसी अन्य जगह पे इतनी जनसंख्या हो सकती है या इससे ज़्यादा हो सकती है या इससे कम हो सकती है या इसके बराबर ही हो सकती है। तो यहाँ पे इतनी जनसंख्या क्यों है? तो देखिए कुछ तथ्य है, उस पर ज़रा ध्यान देते हैं। क्या कहता है, एक मिनट। चलिए कहता है कि लोग कुछ निश्चित प्रदेशों में क्यों रहना चाहते हैं। देखिए एक चीज़ यहाँ पे एक लाइन लिखा गया है कि लोग जो है वो कुछ निश्चित प्रदेशों में रहना चाहते हैं, कुछ अपने क्षेत्रों में रहना चाहते हैं। ऐसा क्यों वो करते हैं? मतलब लोग जो है वो कुछ निश्चित प्रदेशों में, एक सुनिश्चित क्षेत्र में रहना चाहते हैं। क्यों रहना चाहते हैं और अन्य प्रदेशों में क्यों नहीं रहना चाहते हैं? तो इसके बारे में देखेंगे। आप गौर से देखिएगा, आपको लाइन बाय लाइन हर एक पॉइंट में आपको क्लियर करता जाऊंगा, बस आप देखिए गौर से, एकदम बढ़िया शिद्दत से। चलिए कहता है विश्व की जनसंख्या, यहाँ पे देखिए आप कह रहा है कि विश्व की जनसंख्या असमान रूप से वितरित है। आप इस बात को समझिए, जैसे आप जिस भी इलाका में रहते हैं, क्या वहाँ पे जितनी जनसंख्या है सभी जगह समान जनसंख्या है? नहीं, अलग अलग है। अभी देखिए आज से पहले, जैसे अभी भारत की बात करें तो भारत जो है आपका विश्व में जनसंख्या के स्थान में पहला स्थान ले लिया है। इससे पहले चीन था, चीन विश्व स्तर पर जनसंख्या में पहला स्थान था। तो क्या कि जितना जनसंख्या भारत में है उतना ही जनसंख्या पाकिस्तान में है? नहीं, उतना नहीं है। क्या उतना जनसंख्या चीन में है जितना कि भारत में? भारत के बराबर जनसंख्या चीन में भी नहीं है, अमेरिका में भी नहीं है। तो अलग अलग है। अब आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, अभी जनसंख्या की दृष्टि से अगर भारत में राज्यों की बात करें तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य आपका कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद देखिए तो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के बाद देखिए तो आपका कौन सा है? तीसरा आपका हो जाता है बिहार हो जाता है। कौन सा हो जाता है?
बिहार होता है। अब देखिए, क्या उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के बराबर बिहार में है? नहीं है, तीसरा स्थान पे है। उत्तर प्रदेश के जनसंख्या के बराबर दिल्ली में है? नहीं है, दिल्ली में भी नहीं है, वहाँ भी जनसंख्या क्या है? कम है। तो ऐसा क्यों? मतलब ये जनसंख्या का जो आप वितरण देख रहे हैं ये अलग अलग है, ऐसा क्यों है? इन सभी चीज़ों को जानना चाहिए, ये जानना जरूरी भी है। कहता है विश्व की जनसंख्या असमान रूप से वितरित है। एशिया की जनसंख्या के संबंध में जॉर्ज बी क्रेसी की टिप्पणी है। अब देखिए, एक व्यक्ति है जिसका नाम है जॉर्ज बी क्रेसी। यहाँ पर आप देखिए, जॉर्ज बी क्रेसी है, उन्होंने टिप्पणी किया है, उन्होंने कुछ कहा है कि एशिया में बहुत अधिक स्थान पर कम लोग निवास करते हैं। देखिए, एक बड़ा सा भूभाग है, एक बड़ा सा, देखिए, तो जॉर्ज बी क्रेसी कहता है कि एशिया के जो है बहुत अधिक भूभाग पर कम लोग निवास करते हैं और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग निवास करते हैं। तो ये बात को समझिए कि स्थान कम है लेकिन जनसंख्या क्या है? अधिक है। और दूसरी तरफ देखिए तो स्थान मतलब जगह, प्लेस अधिक है लेकिन जनसंख्या क्या है? कम है। ऐसा क्यों? अभी क्षेत्रफल ज़्यादा है, क्षेत्र ज़्यादा है, भूभाग ज़्यादा है, तो वहाँ पे ज़्यादा लोग रह सकते हैं, तो चलो वहाँ पे ज़्यादा लोग रह जाते हैं। ऐसा नहीं है। अब ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पे जीवन जीने के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। हाँ, लेकिन कम स्थान है और वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग निवास कर जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे जीवन यापन करने के लिए, जीवन व्यतीत करने के लिए जो सुविधाओं की आवश्यकता होती है वो सुविधा कम स्थान में ही है, तो वहाँ पे लोग आपको ज़्यादा निवास करेंगे। चलिए आगे कहता है, विश्व के जनसंख्या वितरण प्रारूप के संबंध में भी यह सत्य है। और इसी तरह विश्व की बात करें तो विश्व में भी कम स्थानों पे अधिक जनसंख्या आपको देखने को मिलेगा, कम जनसंख्या अधिक स्थानों पे मिलेगा। अर्थात ये समझिए कि क्षेत्रफल ज़्यादा है लेकिन जनसंख्या वहाँ पे कम है, और क्षेत्रफल कम है फिर भी जनसंख्या अधिक है, ऐसा देखने को मिलता है। अब चलिए, अब मुख्य रूप से हम जनसंख्या के वितरण के प्रतिरूप को समझेंगे कि जनसंख्या जो है इस तरह से सबसे अधिक जो हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है। देखिए, कहता है जनसंख्या के वितरण और घनत्व, यहाँ पे मैं इसे जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए, कहता है जनसंख्या के वितरण और घनत्व के प्रारूप हमें किसी क्षेत्र की जनांकीय विशेषताओं को समझने में मदद करते हैं। इस बात को समझिए, क्या कहता है कि जनसंख्या के वितरण और घनत्व, इसके प्रारूप को समझने में क्या होता है कि किसी क्षेत्र की जनांकीय की विशेषता को समझने में मदद मिलता है। जनता जो है, आदमी जो है, उसके वितरण को और उसके घनत्व को अगर हम समझें तो उससे हमको ये बात पता चलेगा कि वहाँ की जो जनसंख्या है उसकी क्या विशेषता है, वहाँ जो लोग निवास करते उसकी मुख्य विशेषता क्या है। देखिए, जनसंख्या वितरण शब्द का अर्थ भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार वितरित हैं। जनसंख्या वितरण जो है, इस शब्द का अगर आप अर्थ देखें तो कहता है कि भूपृष्ठ पर, पृथ्वी पर, धरातल पर जिस क्षेत्र में लोग निवास करते हैं उस क्षेत्र में लोगों का वितरण, बंटवारा किस तरह से है, लोगों का जो घनत्व है वो किस तरह से है, इसके ऊपर बात करता है। देखिए, कहता है इस बात से लगाया जाता है, मतलब ये बात अनुमान लगाया जाता है। कहता है कि लोग, यहाँ देखिए, कहता है लोग किस प्रकार वितरित है, इस बात से लगाया जाता है कि मोटे तौर पर विश्व की जनसंख्या 90% इसके 10% स्थल पर निवास करते हैं। इस बात को समझिए कि पूरे पृथ्वी का जितना भी क्षेत्रफल है, पूरे पृथ्वी का जो भी आपका क्षेत्रफल है, ये 100% क्षेत्रफल में निवास नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं, विश्व के पूरे क्षेत्रफल के मात्र 10% क्षेत्रफल में पूरे विश्व का जो है 90% जनसंख्या निवास कर जाते हैं। पूरे विश्व का
90% जनसंख्या निवास करते हैं। अब देखिए पूरा विश्व है, पूरे विश्व में जितना क्षेत्र है उस क्षेत्र के मात्र 10% स्थल भाग पे पूरे विश्व का 90% जनसंख्या एकदम खचाखच भरा हुआ है, ठीक है, निवास करता है। कहता है विश्व के 10 सर्वाधिक देशों में विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। देखिए विश्व के ऐसे 10 गिने चुने देश हैं जहां टोटल विश्व की जितनी जनसंख्या है उसके 60% मात्र इन्हीं 10 देशों में है। देखिए उनकी आपको लिस्ट दिया है, मैं आपको बताता हूँ। कहता है इन देशों में से 6 एशिया में अवस्थित है। एशिया इन 6 देशों को पहचानिए। देखिए वो कहता आप एशिया के इन 6 देशों को पहचानना है। अब यहाँ पे एक डाटा दिया गया है, आप इसे गौर से देखेंगे और यहाँ पे समझेंगे। देखिए सबसे पहले देखिए कि आपको चीन का वर्णन मिलेगा, यहाँ पे ऊपर में ही आपका चीन है। देखिए वैसे भारत अभी आपका पहला स्थान पे भारत है, पहला स्थान पे कौन है? भारत है। और दूसरे स्थान पे कौन है आपका? अब चीन चला गया है। तो ये 10 देश जो हैं, ये आप देखेंगे ये 10 देश, इन्हीं 10 देश में विश्व का 60% जनसंख्या निवास करता है। 60% जनसंख्या निवास कर रहा है मात्र इन 10 देशों में। भारत आपका पहला स्थान पे, चीन दूसरे स्थान पे। देखिए अब इनमें एशिया में कौन कौन सा है? तो भारत एशिया में है। अब इसी तरह देखिए चीन भी तो आपका एशिया में है। बांग्लादेश देखिए ये भी तो आपका एशिया में है, ये भी एशिया महादेश का देश है। यहाँ पे देखिए पाकिस्तान है, ये भी आपका एशिया में। तो इसी तरह देखिए तो काफ़ी मतलब एशिया जनसंख्या की दृष्टि से काफ़ी सघन देश है, जनसंख्या की दृष्टि से काफ़ी सघन देश है। अब जरा एक लाइन इस पे भी देखते हैं। देखिए यहाँ कहता है स्वर्ण से नहीं वरन केवल स्त्रियों और पुरुषों से एक राष्ट्र मजबूत और महान बनता है। इस लाइन को समझिए, ये कहने वाले कौन थे? वाल्डो इमर्सन थे, इमर्सन कहते हैं। वाल्डो इमर्सन ने एक लाइन कही और बहुत अच्छी लाइन कही है। कहता है कि सोने से नहीं, सोना चांदी बहुमूल्य धातु से नहीं, बस स्त्री और पुरुषों से, मतलब उस देश के निवासी से क्या होते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे उस देश के निवासी से ही एक राष्ट्र मजबूत और महान बनता है। ये बात बिल्कुल सत्य है कि आपके पास बहुत ज़्यादा सोना या बहुमूल्य धातु हो जाने से आप एक महान और मजबूत देश नहीं बन सकते। उसके लिए उस देश में स्त्री और पुरुष, उस देश का जो जनता है उसका योग्य होना जरूरी है। एकदम चौपट नहीं होना है, योग्य होना है। तो जनसंख्या योग्य होना चाहिए। चलिए आगे कहता, सत्य और सम्मान की खातिर जो डटे रहे और कष्ट झेलते हैं, जो परिश्रम करते हैं जब अन्य निंद्रा मग्न होते हैं, जो साहस दिखाते हैं जब अन्य भाग खड़े होते हैं, वही लोग राष्ट्र के स्तंभों की गहरी नींव डालते हैं और प्रकाश तक उसे ऊंचा उठाते हैं, आकाश तक उसे ऊंचा उठाते हैं। यहाँ आकाश है। कहता कि वो, देखिए इस बात को अगर आप समझ रहे हैं तो आप एक राष्ट्रभक्त हैं, आप एक राष्ट्रवादी इंसान है, माटी से प्रेम करते हैं, अपने धरती माँ से प्रेम करते हैं। इस लाइन को समझिए गौर से। कहता है कि सत्य और सम्मान के खातिर, आप हमेशा सत्य और सम्मान के खातिर जंग कर रहे हैं। तो सत्य और सम्मान के खातिर आपको लड़ना है, आपके देश के लिए डटे रहना है, कष्ट झेलना है, परिश्रम करना है। जब सब सोए हुए हैं तब आपको अपने देश के खातिर सोचना है, साहस दिखाना है। जब सब भाग खड़े होते हैं तो भी आप वहाँ खड़े रहेंगे देश के लिए। वही अगर आप कर पाते हैं ये सारी क्रिया, ऐसा तपस्या आप कर पाते हैं, तो आप इस देश की एक अच्छे नींव डालेंगे और देश का एक स्तंभ बनेंगे और आप ही इस देश को उठा के आकाश तक ले जाएंगे, ऊपर करेंगे, देश को विकसित बनाएंगे। चलिए ये बात काफ़ी अच्छी बात है। और ये बात कहने वाले कौन थे? आप देख सकते हैं, इसका नाम है वाल्डो इमर्सन। वाल्डो
इमर्सन नाम के व्यक्ति हैं, यहाँ मैं थोड़ा सा मार्क कर दिया हूँ, आप इसे देखेंगे। चलिए इसके बाद आगे का पॉइंट देखते हैं, आगे का पॉइंट क्या कहता है। देखिए आगे का जो टॉपिक है कहता है जनसंख्या वितरण के बारे में जो भी आप देखिए वो आपको यहाँ पे मैंने आपको बताया। देखिए अगला जो आपका मुख्य टॉपिक है जिसमें आपको थोड़ा सा जानना है तो वो है जनसंख्या का घनत्व। क्या बात करना है? जनसंख्या का घनत्व। मैं आपको एक सादा पेज लेकर के थोड़ा सा बताना चाहूँगा, तो चलिए एक सादा सा पेज इंक्लूड करते हैं इसमें। जो ये आपका बुक है, देखिए एक सादा पेज लेते हैं और इसमें आपको ज़रा बताते हैं। देखिए जनसंख्या वितरण के जो कारण होते हैं उन कारणों को समझेंगे। सबसे पहला कारण देखिए आपको क्या होना चाहिए, अब जिस भी इलाका में निवास करते हैं वो इलाका कृषि योग्य होना चाहिए। देखिए अगर जनसंख्या वितरण में ये इस बात को ध्यान नहीं रखेंगे तो आप बहुत समस्याओं को झेलना पड़ेगा आपको। सबसे पहले कृषि, जिस क्षेत्र में अच्छा कृषि कार्य होगा उस क्षेत्र में जनसंख्या अच्छा निवास करेगा। ये बात समझ रहे हैं? क्योंकि मानव कुछ भी करेगा तो वो तो भोजन करेगा, खाना खाएगा। अगर आपको भोजन करने के लिए यहाँ से 200 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा और रोज़ाना जाना पड़ेगा और दिन 24 घंटा में 4 बार जाना पड़ेगा, तो आप क्या सोचेंगे, भाई 24 घंटा में 4 बार हम जा ही रहे हैं, ऐसा करते इस क्षेत्र को छोड़ करके हम जिस क्षेत्र में हमको भोजन मिल रहा है हम उसी क्षेत्र में जाके निवास करते हैं। वाजिब भी है, आप वहाँ चले जाइएगा। उसके बाद देखिए साधन, अभी आप जहाँ निवास कर रहे हैं वो भाग कैसा है, वो जो स्थल है, वो जो जिस क्षेत्र में आप निवास कर रहे हैं, अगर वो पहाड़ी इलाका है तो आपको जाने में थोड़ी तकलीफ होगी, थोड़ी समस्या होगी। आज सड़क मार्ग अच्छा है तो आप जा सकते हैं। अगर सड़क मार्ग अच्छा ना हो, पहाड़ी इलाका हो, ज़्यादा से ज़्यादा समुद्री इलाका हो, तो आप वहाँ पे निवास कर जाएंगे लेकिन आप वहाँ पे कंफर्टेबल महसूस नहीं करेंगे, आप वहाँ पे निवास कर सही से नहीं कर पाएंगे। तो आपको मैदानी इलाका चाहिए। क्या चाहिए? मैदानी इलाका। देखिए उसके बाद अब देखिए सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में समझिए कि आप जहाँ निवास करते, कभी कभी होता है कि आपको समाज में कुछ ऐसे परिवेश मिल जाते हैं जहाँ पे आपको लगता है हम यहाँ पे निवास नहीं कर सकते, यहाँ पे मेरे लिए सही वातावरण नहीं है। तो समाज की जो स्थिति है, सामाजिक स्थिति, वो भी जनसंख्या वितरण पे काफ़ी अच्छा प्रभाव डालता है। उसके बाद देखिए आपको आर्थिक कारण, आप जहाँ पे आर्थिक कार्य करते हैं तो आप वहाँ पे ज़्यादा सुलभ तरीक़ा से रह सकते हैं। एक मिनट, इस बात को आप समझिए कि आप जैसे बिहार है, बिहार में देखिए क्या होता है कि बिहार की कुछ आबादी अन्य भारत के अन्य राज्यों में कमाने के लिए जाते हैं, कुछ जाते हैं कमा के चले आते हैं, जाते हैं कमा के चले आते हैं, और उसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो अच्छा जॉब, अच्छा नौकरी पा लेते हैं और लंबे समय तक वहाँ पे उसको आना जाना है, तो अपने फैमिली को लेकर के भी वहीं पे जा कर के निवास करने लगते हैं। सही ना? तो इससे आप एक चीज़ समझिए कि आप जहाँ पे आर्थिक कार्य करते हैं आप सोचते हैं कि हम यहीं पे निवास करें, क्योंकि वहाँ पे आपको जीवन जीने के लिए सब कुछ बेहतर तरीक़ा से मिल जाएगा। और आपको वहाँ पे इसलिए रहना है क्योंकि आप अर्थतंत्र से जुड़े हैं और आपको वहाँ रहना पड़ जाएगा। वो आपकी मजबूरी बन जाएगी, या आपको वहाँ पे ऐसी सुविधा मिल जाएगी जो आपको आपके जन्म स्थल पे नहीं मिलेगा। लेकिन जन्म स्थल, जन्मभूमि तो जन्मभूमि है, उससे जो स्नेह होता है, उससे जो लगाव होता है, वो किसी से नहीं होता है। चलिए इसके बाद देखिए आर्थिक कारण के बाद सामाजिक कारण, देखिए सामाजिक कारण के बाद देखिए सांस्कृतिक कारण। अब सांस्कृतिक कारण में देखिए आप जिस भी संस्कृति से संबंध रखते हैं, जैसे भारतीय संस्कृति से संबंध रखते हैं, यहाँ के खान पान आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। अब वही चाइना चल जाइए, कुछ खा जाता है, चमगादड़ खा के कोरोना फैला दिया, कीड़ा मकोड़ा खा जाता है, कुत्ता तक मार के खा जाता है। अब आप वहाँ पे देखिएगा आपको घिन्न महसूस होगा। आप वहाँ पे देखिएगा कि ये लोग कुत्ता खा जाता है, कीड़ा मकोड़ा खा जाता है, सांप खा जाता है, बिल्ली को मार के खा जाता है। अब सांस्कृतिक तौर से वहाँ से भिन्न है। आपकी संस्कृति भारतीय है, आप यहाँ पे खाएंगे, फल फूल खाएंगे, साग सब्जी खाएंगे। यहाँ पे आप साग सब्जी खाएंगे, अच्छे अच्छे फल खाएंगे,
उपजा हुआ अनाज खाएंगे, फसल खाएं, अनाज उपजा के खाएंगे, रोटी दाल चावल, इसके बाद जितना भी फल फूल होता है दूध दही खाइएगा। वहाँ पैसा कम मिलेगा, मिलेगा ऐसी बात नहीं है, मिलेगा कम मिलेगा, तो वो जगह आपके लिए उतना परफेक्ट नहीं होगा। तो सांस्कृतिक कारण से आप अलग हो जाइएगा। आप सोचिएगा हो चाइना में नहीं निवास करना है, चलो अपने को चलते हैं, अपने देश चलते हैं भाई, सबसे सुंदर अपना देश भारत देश, बस सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो आप वहाँ से निकल के चल आइएगा। तो आप कहाँ आ गए? आप तो भारत निवास करने के लिए आ गए। तो अब बताइए, इसी तरह अगर भारत की जनसंख्या यहाँ पे है तो वो मुख्य रूप से यहाँ निवास कर रहे हैं, वो अन्य देश में निवास नहीं कर रहे। तो यहाँ पे निवास करने के लिए वो सांस्कृतिक तौर से एक है। सांस्कृतिक तौर से क्या है? एक है। तो आप इस पॉइंट को समझ गए, सांस्कृतिक। अब देखिए जलवायु का भी प्रभाव पड़ता है। अब कुछ ऐसे क्षेत्र में आप निवास तो नहीं कर सकते जहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ है, या जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है। एकदम धूप में निकलिएगा, पता चलेगा झुलस के कोयला हो गए, कड़िया हो गए, साफ कड़िया। अगर रात में अंधेरे में कहीं आप खड़े हैं तो लोग आपको हथौड़ियाँ मार के खोजेगा, भैया है किधर तू? नहीं इधर है, हाँ नाक मुँह सटा, अच्छा तू ही है। नहीं, तो ये आपके लिए थोड़ा सा दुर्लभ हो जाएगा। आप उस वातावरण में खुद को कंफर्टेबल नहीं मानिएगा जहाँ पे हद से ज़्यादा गर्मी है या हद से ज़्यादा ठंडी है। पूरा ठंडे हो गया, छिलल मुर्गी जैसा दिखिएगा, पूरा उजरा दूध दिखिएगा, आटा जैसा दिखिएगा, एकदम साफ, पता नहीं चलेगा आप आदमी है कि एकदम पूरा वाइट बोर्ड है। तो थोड़ा सा हो जाता है कि आपको हद से ज़्यादा गर्मी भी नहीं चाहिए, हद से ज़्यादा ठंडी भी नहीं चाहिए, अति नहीं चाहिए। अति हुआ तो क्षति हुआ, थोड़ा कम चाहिए, जितना आपके शरीर के लिए ज़रूरी है उतना ही चाहिए। तो इस तरह से आप देखिएगा कि आपको क्या करना है कि ऐसे वातावरण में निवास करना है जो आपको क्या करे, एक अच्छा जीवन यापन करने के लिए माहौल प्रदान करता है। एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे जीवन यापन करने के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध होती है। चलिए इस बात को हम समझे तो थोड़ा देखते हैं इधर से। तो आगे है आपका जनसंख्या घनत्व के बारे में हम जानना चाहते थे, जनसंख्या घनत्व के बारे में बताते हैं। चलिए तो देखते हैं जनसंख्या घनत्व के बारे में। देखिए ये आपका टॉपिक है जनसंख्या घनत्व। क्या है? जनसंख्या का घनत्व। यहाँ पे देखिए ये रहा आपका जनसंख्या घनत्व, इसके बारे में जानेंगे। और इसमें जनसंख्या घनत्व के कारण वितरण के बारे में भी यहाँ से आपको मिलेगा जानने के लिए। तो वितरण के कारण और जनसंख्या घनत्व के कारण दोनों को बेहतर तरीक़ा से देखना। तो इसमें अभी तक में आप क्या समझे जनसंख्या वितरण को, तो अगले वीडियो में समझते हैं जनसंख्या घनत्व के बारे में। तब तक के लिए आप लोग रिवाइज कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।